हेलो एवरीवन, ये घटना चक्र दृष्टि है 2024 यूपीपीसीएस के लिए। और जो आरओ एग्जाम होगा 22 दिसंबर 2024 को, उसके लिए भी। और जो यूपी के अदर्स एग्जाम है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ये यूपी स्पेशल है घटना चक्र दृष्टि का। तो इससे पहले 2 वीडियोस हो गई हैं इस बुक की, घटना चक्र की, और ये थर्ड लेक्चर है ये। तो इसमें देख लेते हैं यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रकार मिलते हैं वनों के। तो यहाँ पर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। तो ये यहाँ पर इसमें पता होना चाहिए। ये है उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार। इसमें आ गए यहाँ पर उत्तर प्रदेश वन महोत्सव। ये कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ है जुलाई 1952 में, जुलाई 1952 में। वन महोत्सव सप्ताह है 1 से 7 जुलाई प्रतिवर्ष जुलाई का प्रथम सप्ताह को बनाया जाता है। और वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार क्या है? वृक्ष का मूल जल है। जो वृक्ष का अर्थ है वो जल है, और जल का अर्थ है रोटी, और रोटी ही जीवन है। ये यहाँ पर इसका आधार दिया हुआ है। इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं कौन कौन सी चलाई गई हैं। जैसे यहाँ पर है सामाजिक वानिकी योजना का प्रारंभ कब हुआ था। ये ना मिलान करने के लिए भी आ जाता है, उसमें जो भी ऑप्शन होंगे और मिलान करने के लिए आ जाएगा। सामाजिक वानिकी योजना का प्रारंभ कब हुआ था, उसमें डेट होंगी तो मिलाने के लिए 1979 में हुआ था। और वन श्रमिकों के कल्याण सामूहिक बीमा योजना का प्रारंभ जो हुआ था वो 1989 से 90 के बीच में हुआ था। अब नेक्स्ट है इसमें नंबर 3, लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? वर्ष 2004 से 5 में हुआ था लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना का प्रारंभ। इसमें नेक्स्ट है सघन वृक्षारोपण। जो सघन, एक तो होते हैं विरल और एक होता है सघन, मतलब कि घने जंगल, जैसे कि घने वृक्ष हो गए। अब विरल जैसे कि यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, इस टाइप से सघन और विरल। तो सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वो 2005 से 6 के बीच में की गई थी। और बांस रोपण एवं वन सुधार योजना ये कब की गई थी? 2007 से 8 में। और उत्तर प्रदेश के ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, मिर्जापुर व सोनभद्र जिलों में की गई थी ये। और यहाँ पर वृक्षारोपण विस्तार योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? वृक्षारोपण विस्तार योजना 2007 से 8 में की गई थी। और जो वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना है वो कब की गई थी? यहाँ से इसमें से आ जाएगा, एक क्वेश्चन बन रहा है इसमें से। वृक्षारोपण जो वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना है वो भी 2007-8 में शुरू की गई थी। और इसमें यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में वन्य जीव होते हैं, वनों में जीव रहते हैं, उनका देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देश के प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956 में की गई थी। वन्य जीव परिरक्षण संगठन का प्रमुख कार्य प्रदेश में वन्य जीवों की सुरक्षा तथा आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्य जीव प्रबंध, साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य विहारों, पक्षी विहारों का विकास करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर फॉरेस्ट स्टैटिक्स बुक 2021 के अनुसार प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है। कितना है? एक राष्ट्रीय उद्यान है, और उसका नाम क्या है? दुधवा टाइगर रिजर्व है। और 11 वन्य जीव विहार तथा 15 पक्षी विहार हैं। अब दुधवा किन किन से मिलकर बना हुआ है? जो उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य है, जो उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य है वो दुधवा है, एक ही है। और किन किन से मिलकर बना है? यहाँ पर पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़। इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो दुधवा नेशनल पार्क है वो किन किन अभ्यारण्य से मिलकर बना हुआ है? पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़। इनके स्थान पर कोई और भी दिया जा सकता है। पीलीभीत यहाँ पर जैसे कि रायबरेली भी दे दिया है, इस टाइप से कोई भी इसमें डाला जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर कौन कौन से हैं? जैसे कि यहाँ पर है नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ में है ये। और कानपुर प्राणी उद्यान शहीद अशफाक उल्ला खां, ये कहाँ पर है? गोरखपुर में है। और जो कानपुर प्राणी उद्यान है ये कानपुर में ही है। अब यहाँ पर देख लेते उत्तर प्रदेश की वन नीतियाँ किस किस ईयर में है। प्रथम जो वन नीति है वर्ष 1952 में, 1952। और जो दूसरी वन नीति थी वो कब घोषित की गई थी? 1988 में। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश वन निगम की बात कर रहे हैं यहाँ पर 25 नवंबर
1974 में, 25 नवंबर 1974 में। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो राज्य वन नीति 2017 लागू, उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर लागू कर दी गई है, जो 2017 की राज्य वन नीति है। अब इसमें देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। इसमें उत्तर प्रदेश के 15 पक्षी विहार हैं, जैसे कि यहाँ पर नंबर 1 है विजय सागर पक्षी विहार, 15 हैं। ये कहाँ पर है? महोबा में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा इटावा में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में। ये फैक्ट है, इसको बस याद ही करना है। एंड नेक्स्ट है इसमें शेखा झील पक्षी विहार, ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल पक्षी विहार, ये बलिया में है। एंड नेक्स्ट है इसमें चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र मेजा, कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। और इसमें आगे भी दिए हुए शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज, इसको नवाबगंज के नाम से आता है, वैसे आया हुआ है ये कई बार। और दूसरा नाम क्या है इसका? शहीद चंद्रशेखर आजाद, जिसे नवाबगंज के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर है? उन्नाव में। इसका तो सबको ही पता होगा क्योंकि कई बार आया हुआ है ये। समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? रायबरेली में। ये भी आया हुआ है, इसका भी पता होगा। पटना पक्षी विहार कहाँ पर है? एटा में है। अब पटना, यहाँ पर पटना कहाँ पर है? बिहार में है। तो ऐसे नहीं समझ जाना है कि पटना तो बिहार में है तो बिहार में ही होगा। अब ये कहाँ पर है? एटा में है। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर है? कन्नौज में है। सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है? हरदोई में। ये भी आया हुआ है लास्ट ईयर में। ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। तो ये 15 के 15 हो गए। अब इसमें यहाँ पर देख ले उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार कितने हैं? 11। और उससे संबंधित जिले कौन कौन से हैं, यहाँ पर उनका देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर जैसे राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पर है? आगरा और इटावा में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? चंदौली में। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर है? वाराणसी में। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। और रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? चित्रकूट में है। और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ललितपुर में है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र में है। और यहाँ पर आगे देखें हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर में। हस्तिनापुर पहले किसका नाम था? मेरठ का नाम था। तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा या मुजफ्फरनगर। तो यहाँ से इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है वो किन किन जिलों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें इन जिलों का नाम ना डाल करके कोई और जिले डाले जा सकते हैं, फिर क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाएगा। अब सोहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? महाराजगंज में है। सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती में है। और कतरनिया घाट, अगर बात करें कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर है? बहराइच में है। और रानीपुर कहाँ पर है? ये चित्रकूट में है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें बोला हुआ है, इसमें नोट करके भी दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट स्टैटिस्टिकल बुक 2021 के तहत उपर्युक्त के अतिरिक्त दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जिला लखीमपुर खीरी एवं टाइगर रिजर्व जिला लखीमपुर खीरी एवं बहराइच और अन्य 2 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं यहाँ पर? पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिला पीलीभीत एवं शाहजहांपुर, पीलीभीत और शाहजहांपुर में। और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? जिला बिजनौर का विवरण दिया गया है। इसमें यहाँ पर यही बताया हुआ है, जो उत्तर प्रदेश की ये बुक है 2021 के अनुसार, इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान है जैसे लखीमपुर खीरी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, वो जिला कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। और टाइगर रिजर्व जिला कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी और बहराइच में। और जो अन्य 2 टाइगर रिजर्व हैं वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, वो कहाँ पर होगा? पीलीभीत में होगा, शाहजहां में होगा। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर होगा? बिजनौर में है, उसका विवरण दिया गया है। इसके अलावा वर्ष 2022 में रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये चित्रकूट में है। इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिए जाने के साथ उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्वों की संख्या अब कितनी हो गई है? 4 हो गई है। अब उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई है। पहले कितनी थी? 1 ही थी, दुधवा टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पर 4 हो गई है। जो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्वों की संख्या है वो 4 हो गई है, अमनगढ़ बफर सहित। जो अमनगढ़ है उसको मिलाकर अब यहाँ पर कितनी हो गई है? 4 हो गई है। और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये बिजनौर में है। उत्तर प्रदेश में मछलियों की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश में सिंघी, कट्टा, रोहू, मांगुर, ब्रिकाल, हिल्सा, ईल, सोल, ट्राउट, क्यूचिपा, लाबी,
पड़हीन, वित्तल, तेगन, रसोला और मत्स्य। यहाँ पर ये क्या है, उत्तर प्रदेश में जो मछलियां पाई जाती हैं, मछलियों की जो प्रजातियां पाई जाती हैं, उनके यहाँ पर ये नाम दिए हुए हैं। तो इनको भी याद ही रखना है, क्योंकि पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। इटावा सफारी पार्क, जो इटावा सफारी पार्क है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे इसकी स्थापना एशियाई शेरों को वैकल्पिक वास, मतलब कि कोई अल्टरनेटिव उसका हैबिटेट हो, स्थान उपलब्ध कराना और पर्यटन विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? इटावा सफारी पार्क की। और यहाँ पर जो प्रमुख जीव हैं, इसमें कौन कौन से जीव हैं जो मोस्टली जीव हैं, मेन है भालू, तेंदुआ, हाथी, हिरन और शेर। और इसके यहाँ पर देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कहाँ पर है? चंदौली में। जो सबसे पुराना वन्य जीव विहार है वो कहाँ पर है? चंदौली में। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? चंदौली में। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, जो राष्ट्रीय वन्य जीव विहार कितने हो गए? 4, लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कितना है? यहाँ पर दुधवा एक ही है। कहाँ पर है ये? लखीमपुर खीरी। और ये तीनों को मिलाकर बना हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, ये ध्यान रखना है। प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? केवल एक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब वर्ष 1987 से 88 में बाघ परियोजना में शामिल, जो बाघ परियोजना है उसमें शामिल क्या? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये लखीमपुर खीरी में। वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया। किसको? पीलीभीत वन्य जीव अभ्यारण्य को। किसको? बाघ अभ्यारण्य का दर्जा जो किया गया है, किसको? पीलीभीत वन्य जीव अभ्यारण्य को। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के नाम से। और कब? 1 से 7 अक्टूबर जो सप्ताह होगा उसको मनाया जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर 10 आर्द्र भूमि है उनको देख लेते हैं कौन सी है। और सबसे ज्यादा भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कहाँ पर है? वो है तमिलनाडु में। पहले 75 थी, अभी 5 और बढ़ गई हैं, तो यहाँ पर 80 हो गई हैं टोटल, जो भारत की बात करें तो। और उत्तर प्रदेश में देखें तो यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 10 हैं। उन्नाव कहाँ पर है? नवाबगंज पक्षी विहार 10 देख लेते हैं। गोंडा पार्वती अर्गा पक्षी विहार है गोंडा। मैनपुरी समान पक्षी विहार, समसवी बोल देते हैं, एक समसपुर, हाँ समसपुर अलग है, रायबरेली समसपुर पक्षी विहार। और मैनपुरी में समान पक्षी विहार। इटावा में क्या? सरसई नवार झील है। हरदोई में सांडी पक्षी विहार है। आगरा में सूर सरोवर है। ऊपरी गंगा नदी वो ब्रज घाट से नरोरा तक है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर हैदरपुर आर्द्र भूमि। और यहाँ पर जो बखीरा पक्षी वन्य जीव विहार संत कबीर नगर, इसको कब किया गया था शामिल? 2021 में शामिल किया गया था। तो ये 10 हैं उत्तर प्रदेश की रामसर आर्द्र भूमियां। अब यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं। उत्तर प्रदेश के वंदीय क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला के बीच प्रकार की खनिज संपदा दबी हुई है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में चूना पत्थर, कोयला, मैग्नेसाइट, सॉफ्ट स्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास सैंड, संगमरमर, फायर क्ले, यूरेनियम, बैराइट्स, डायस्पोर, सिलीमेनाइट, पायरोफाइलाइट, एंडोलोसाइट इत्यादि हैं। उत्तर प्रदेश के 8 दक्षिणी जिले खनिज पदार्थों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने हैं? यहाँ पर 8 जिले हैं जो खनिज पदार्थों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में खनिज, जैसे राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? 23 मार्च 1974 में की गई थी। यूरेनियम प्रमुख क्षेत्र कहाँ पर मिलता है? ललितपुर में। यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है ये यूरेनियम से रिलेटेड, वो ललितपुर में। और हीरा कहाँ पर मिलता है? हीरा प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? बांदा और मिर्जापुर। अगर भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में पन्ना एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर मिलता है। और खनिज बहुल जिले देख लेते हैं। अदर फैक्ट है यहाँ पर, जैसे कि प्रयागराज खनिज कहाँ पर? झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन और ललितपुर। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। अब यहाँ पर और भी यहाँ पर फैक्ट दिए हुए हैं, जैसे कि प्रमुख खनिज संसाधन है और उससे संबंधित जिले हैं। जैसे ललितपुर में पाए जाने वाले कौन कौन से खनिज होंगे, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ललितपुर है, ललितपुर में कौन कौन से? तो यूरेनियम तो है ही, जैसा यहाँ पर रॉक्स फॉस्फेट, प्लेटिनम, डायस्पोर, लोहेस्क, तांबा, सोनराय क्षेत्र, बॉक्साइट भी। और अगर भारत की बात करें बॉक्साइट कहाँ पर मिलता है? तो उड़ीसा में मिलता है। और सोना और पायरोफाइलाइट। और यूरेनियम है ही।
सोनभद्र प्रमुख खनिज, जो सोनभद्र है वहां पर कौन कौन से प्रमुख खनिज हैं जो मिलते हैं? चूना पत्थर तो होगा ही, ग्रेनाइट भी होगा, कोयला, सिंगरौली, सोना, डोलोमाइट और संगमरमर भी होगा। तो इसको एक दो बार इसको बस रिवाइज कर लेना, फिर याद रह जाते हैं वहां पर, और ऑप्शन में एलिमिनेशन से भी हो ही जाते हैं। झांसी जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से होंगे? और ये ऐसा ही नहीं कि ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ना पीटी में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा और इंटरव्यू में भी काम आएगा, और ये आता है। और अगर मेंस में यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर डाल देते हैं फैक्ट भी, तो उससे ना हमारे मार्क्स भी बढ़ते हैं। अब झांसी जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से होंगे? जैसे कि कांच बालू होगा, पोटास लवण होगा, सैलखड़ी होगा, जिप्सम, डायस्पोर और एस्बेस्टस होगा। और यहाँ पर आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है? वो होती है सिंगरौली क्षेत्र सोनभद्र से। कहां से? सिंगरौली क्षेत्र सोनभद्र से होगी। उत्तर प्रदेश में कांच बनाने योग्य बालू की प्राप्ति कहां से होगी? गंगा एवं यमुना नदियों से होगी। कहां से? कांच बनाने के लिए जो बालू है उसकी प्राप्ति कहां से होगी? कांच जो बनाया जाता है, देखो बालू, कांच बनाने के लिए जो बालू की प्राप्ति होती है वो गंगा और यमुना नदियों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में तांबा संसाधन वाला जिला कौन सा है? ललितपुर है, यूरेनियम में भी और तांबा संसाधन में भी। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? ये अभी हमने ऊपर पढ़ लिया है, 23 मार्च 1974 में की गई थी। अब यहाँ पर देखें, मिर्जापुर जिले में पाए जाने वाले कौन कौन से प्रमुख खनिज हैं? जैसे कि हीरा जंगल क्षेत्र में मिलेगा, संगमरमर, पाइराइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, एंडोलूसाइट, इमारती पत्थर, सैंडस्टोन और फायर किले, इनमें ये प्रमुख रूप से पाया ही जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से उद्योग हैं? अब यहाँ पर वर्ष 1991 1991 में क्या आया था? यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन, जिसमें एलपीजी रिफॉर्म हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी रिफॉर्म 1991 से वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के साथ आर्थिक नीतियों के स्वरूप एवं गठन में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। जो भी हार्ड रूल्स थे उनमें क्या कर दिया था? उदारीकरण, मतलब कि उनमें इतना ज्यादा झंझट नहीं किया जाता था। जैसे पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते थे, अब कम डॉक्यूमेंट्स में ही काम चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर वैश्वीकरण लागू कर दिया गया था 1991 में। तो कुछ छूट दे दी थी इसमें, यहाँ पर क्या होते? परिवर्तन हुए थे जो भी आर्थिक नीतियां थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निवेश की आदर्श स्थितियों के सृजन हेतु विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया है, जिनका लक्ष्य निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन देना है। जिनका लक्ष्य क्या होगा? निजी क्षेत्र की जो सहभागिता है, पहले सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता ही थी, अब यहाँ पर बोला था लक्ष्य किसका था? निजी क्षेत्र को भी आगे लेकर आना है। क्योंकि उस टाइम पे ना 1991 के पहले आईएमएफ से भारत ने बहुत ज्यादा ऋण ले लिया था, ऋण लेता जा रहा था, तो उसके नीचे दबता चला जा रहा था ऋण के नीचे। तो आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने और भी जो अदर्स कंट्रीज हैं उन्होंने भारत पर दबाव डाला और फिर एलपीजी रिफॉर्म को लागू कर दिया था। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र देखें, यहाँ पर क्या है? सैद्धांतिक स्वीकृत प्राप्त एसईजेड की संख्या केंद्र सरकार द्वारा कितनी है? एक है। अधिसूचित जो एसईजेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कितने हैं यहाँ पर? अधिसूचित की बात करें तो 23 है। और सैद्धांतिक स्वीकृत प्राप्त जो सैद्धांतिक है वो एसईजेड की संख्या कितनी है? एक ही है। औपचारिक स्वीकृति की बात करें तो यहाँ पर कितनी? एसईजेड 24 है, ये भी याद रखने। यहाँ पर संचालित जो संचालित है, ऑपरेशनल है, एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यहाँ पर 13 है। और यहाँ पर 30 जून 2023 तक, तो यहाँ पर कितनी है? 13, अभी भी यही है। 31 दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार ये डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर देखें कानपुर के बारे में, कानपुर नगर के प्रमुख औद्योगिक संस्थान कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश औद्योगिक सरकारी संघ यूपी का, इसको क्या है यहाँ पर? यूपी का 1952 में। उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम, अब क्या है? प्राधिकरण है ये, पहले क्या था? विकास निगम था, अब क्या हो गया? ये प्राधिकरण हो गया। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1961 में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम 1954 में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1958 में। अब यहाँ पर देखिए उद्योग क्षेत्र से संबंधित प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं? उद्योग क्षेत्र से संबंधित जैसे कि रेल पहिया कारखाना कहाँ पर है? रायबरेली में। रेल पहिया, जो रेल पहियों का कारखाना है वो रायबरेली में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। प्रथम चीनी मिल ये कहाँ पर है? जो प्रथम चीनी मिल थी 1903 में प्रतापपुर और देवरिया में, जो प्रथम खोली गई थी 1903 में प्रतापपुर और देवरिया में। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में है। लखनऊ जिले में स्थित
प्रमुख औद्योगिक संस्थान कौन कौन से हैं? जैसे उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ये 1974 में। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम, जिसे पिकअप के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 1972 में। और स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट और उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड 1966 में। और यहाँ पर देखें, इसमें उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? जो प्रमुख मेन इंडस्ट्रीज है वो कौन कौन सी हैं? जैसे उर्वरक कारखाना फूलपुर प्रयागराज में है। अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड, ये लखनऊ में है। बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स मड्डू आरडीए, ये कहाँ पर है? वाराणसी में। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, ये कहाँ पर है? कानपुर में। और भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड, ये नैनी प्रयागराज में है। और यहाँ पर है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये कहाँ पर है? नैनी, नैनी प्रयागराज में। नैनी कहाँ पर है? प्रयागराज में है। अब सोनभद्र जिले में देखें प्रमुख औद्योगिक संस्थान कौन कौन से हैं? किसमें? सोनभद्र में देख रहे हैं। जैसे हिंडाल्को, हिंडाल्को रेणुकूट में, और ये किसके सहयोग से स्थापित की गई थी भारत में? यूएसए के सहयोग से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। ये आया हुआ क्वेश्चन है। जो बाल्को है वो किसके? हिंडाल्को है वो किससे? इस टाइप से ये भी याद रखनी है। हिंडाल्को हो गया इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम से रिलेटेड है, और ये रेणुकूट में, और ये यूएसए के सहयोग से की गई है। सिंगरौली कोयला खाना, ये कहाँ पर है? सिंगरौली में ही होगा, इसमें दे भी दिया है सिंगरौली। सीमेंट कारखाना, ये कहाँ पर होगा? चुर्क एवं डाला। आगे देख लेते हैं इसमें, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं? लघु जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं जिसमें 5 से 10 व्यक्ति भी शामिल होते हैं, उसको बोल दिया है। और घर में ही जो भी माल बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, वही होते हैं छोटे एवं लघु उद्योग। जैसे कि दरी निर्माण हो गया, कहाँ कहाँ पर? बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्जापुर, शाहजहांपुर और सीतापुर। अगर यहाँ पर देखिए औषधि निर्माण के लिए कहाँ कहाँ पर है? सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर और झांसी, यहाँ पर है। और इस टाइप के जो यहाँ पर बना हुआ है ना डायग्राम की तरह, तो इस तरीके से मेंस में भी आंसर राइटिंग में तैयारी हो जानी चाहिए इस टाइप से, पॉइंट टू पॉइंट बस। अब उसी पे ही मार्क्स ज्यादा मिल रहे हैं। अब यहाँ पर बात करें इत्र एवं सुगंधित तेल की, जैसे प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर और कन्नौज। अब यहाँ पर गलीचा, जो गलीचा निर्माण होता है, गलीचा जो बनाया जाता है वो कहाँ कहाँ पर? आगरा, वाराणसी, भदोही और मिर्जापुर। अब चीनी मिट्टी के बर्तन, एक तो कहाँ पर होगा? खुर्जा, बुलंदशहर। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है खुर्जा, बुलंदशहर में आता है। और यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ कहाँ और कहाँ पर है? गाजियाबाद और खुर्जा में। और लकड़ी का फर्नीचर की बात करें तो सहारनपुर, बरेली, वाराणसी और हाथरस में। और दिया सलाई जो उद्योग है, माचिस, उसकी बात कर रहे हैं, जैसे रामपुर हो गया, बरेली हो गया, सहारनपुर हो गया, प्रयागराज हो गया और मेरठ हो गया। आगे देखते हैं इसमें हथकरघा एवं सूती वस्त्र। हथकरघा जो हाथों से बनाए जाते हैं, और सूती वस्त्र कहाँ कहाँ पर? मुबारकपुर, मेरठ, टांडा, मऊ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद और मगहर। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग, प्रमुख कुटीर उद्योग कौन कौन से यहाँ पर? जैसे कि लकड़ी के खिलौने कहाँ कहाँ पर? लखनऊ और वाराणसी। खेल का सामान कहाँ पर? मेरठ, आगरा। पीतल की मूर्तियां मथुरा। मिट्टी के खिलौने आगरा, गोरखपुर। और जरी एवं चिकन पर गोटे का काम लखनऊ और वाराणसी। जो जरी होती है, जरी की साड़ियाँ भी मिलती हैं, चिकन की भी साड़ियाँ मिलती हैं, तो कहाँ पर? ये लखनऊ में और वाराणसी में ज़्यादा मिलती हैं। और पीतल और कलई के बर्तन, पीतल और जो कलई के बर्तन होते हैं वो कहाँ कहाँ पर? वाराणसी में, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, बड़ौद, हापुड़, शामली और मुरादाबाद। इनको बस 1-2 बार बस रिवाइज करते रहना है, और ऐसा नहीं कि अभी कर लिया, याद करके रख दिया और तभी देखना है अब जब पेपर से 10 दिन पहले। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेली ना 5 मिनट इसको बस देखते रहना है कि हाँ नोट्स बना लिया और उसको देखते जाना है। 5 मिनट के लिए बस देख लिया, वो ना दिमाग में छपा रहता है फिर, और याद आ जाती हैं चीज़ें, फिर आती रहती हैं। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, क्योंकि फैक्ट है ना जल्दी से ये गायब भी हो जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रमुख चिन्हित उत्पाद कौन से हैं? जो एक जिला एक उत्पाद योजना है, इसके तहत प्रमुख चिन्हित उत्पाद कौन कौन से किए गए? जैसे कि जरी जरदोजी, जरी जरदोजी कहाँ पर? उन्नाव, कासगंज, बदायूं, चंदेली, बरेली, शाहजहांपुर। और यहाँ पर है खाद्य प्रसंस्करण, जैसे कौसाम्बी केला, बलरामपुर दाल, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, प्रतापगढ़ आंवला और गोंडा दाल के लिए। ये कौन से? एक जिला एक उत्पाद वाले ही उत्पाद हैं ये यहाँ पर। आगे देखें इसमें, जैसे गुड़ है, गुड़ के लिए कौन कौन सा है? अयोध्या और मुजफ्फरनगर, अयोध्या और मुजफ्फरनगर। किसके लिए? गुड़ के लिए। अब यहाँ पर मूंज उत्पाद जो होते हैं, जो घर में ही बनाए जाते हैं, ये कहाँ कहाँ पर? प्रयागराज, अमेठी और सुल्तानपुर में है। अब यहाँ पर जूता के लिए देख लेते हैं, वो कहाँ पर है? हमीरपुर, जूता के लिए हमीरपुर। बुलंदशहर में जैसे कि चीनी मिट्टी के बर्तन, झांसी में
सॉफ्ट टॉयज बनाए जाते हैं, जो टॉयज होते हैं वो बनाए जाते हैं झांसी में। अमरोहा में ढोलक के लिए फेमस है अमरोहा। लखीमपुर खीरी एवं श्रावस्ती जनजातीय शिल्प के लिए, जो भी यहाँ पर जनजातीय शिल्प होती है उसके लिए फेमस है लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती। और यह देसी घी के लिए फेमस है। और मेरठ खेल का सामान, जो बैट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। एटा में घुंघरू, घंटी एवं पीतल आदि उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे कि घुंघरू हो गया, घंटी हो गया और पीतल। ये कहाँ पर? एटा में। एटा मेनपुरी है ना, वहीं पर। इसमें आगे देख लेते हैं महाराजगंज, यहाँ पर फर्नीचर बनाया जाता है। और बनारसी जो रेशम साड़ी होती है वो बनारसी में। गौतम बुद्ध नगर, इसमें सिले सिलाई वस्त्र मिलते हैं। और जो पीलीभीत है वो बांसुरी के लिए फेमस क्या है? पीलीभीत है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पशुपालन एवं दुग्ध विकास। उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत, जो उत्तर प्रदेश था पहले क्या था? संयुक्त प्रांत था, में पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना जो की गई थी वो 1944 में की गई थी। जो पशुपालन विभाग है उसकी स्थापना वर्तमान में प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ मतलब मजबूत करने के उद्देश्य से विभागीय कार्यक्रमों को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़कर कृषि के साथ पशुपालन बृहत्तर योगदान कर रहा है, जिसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान वर्ष 2021 से 22 त्वरित अनुमान एवं 2020-21 अंतिम अनुमान में प्रचलित कीमतों पर 6.6% और 7% के स्तर पर है। यहाँ पर इसमें अनुमान बता दिया है। जो 2021-22 का जो त्वरित अनुमान है वो कितना? 6.6। प्रचलित कीमत जो है उन पर है ये। और जो 2020-21 का जो अंतिम अनुमान है वो 7% के स्तर पर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में पशुधन विकास के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो आयाम है वो कौन कौन से? जैसे कि पशु स्वास्थ्य, उसका प्रबंधन, उसका पोषण और यहाँ पर उन्नत पशु प्रजनन, वो क्या है? अब यहाँ पर है 20वीं पशु जनगणना 2019 संबंधी उत्तर प्रदेश के प्रमुख तथ्य क्या क्या है। 20वीं पशु गणना जो 2019 में हुई थी, 20वीं पशु गणना, उसके लिए जो कौन कौन से प्रमुख तथ्य फैक्ट है? उत्तर प्रदेश में कुल पशु कितने हैं? 68 मिलियन है, देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, जो भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कुल पशु कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है और कितने? 68 मिलियन है। उत्तर प्रदेश में कुल गोवंशीय पशु यहाँ पर कितने हैं? 19 मिलियन, देश में दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में कुल महिष वंशीय जो बफेलोज हैं, जो भैंस होती हैं, वो कितने? 33 मिलियन, देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में बकरियां कितनी है? 14.5 मिलियन है। राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल के बाद देश में कितना है? तीसरा स्थान है। पहले नंबर पर राजस्थान है बकरियों में, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है और तीसरे पे क्या है? तीसरे पे है यूपी, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर आगे देखिए उत्तर प्रदेश में भेड़ों की संख्या कितनी है? 1 मिलियन है। जो भेड़ों की संख्या है वो 1 मिलियन है। उत्तर प्रदेश में सुअरों की संख्या कितनी है? 0.41 मिलियन, 0.41 मिलियन है। तो इसका ना यहाँ पर सीक्वेंस लगाने में भी दिया जा सकता है कि यहाँ पर पहले नंबर पे किसकी संख्या ज़्यादा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कुल पशु दे दिया है तो कुल पशु तो ज़्यादा ही होंगे और वो भी प्रथम स्थान पर है। अगर बात करें भैंसों की तो यहाँ पर कितनी है? 33 मिलियन है, देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अब इसकी यहाँ पर देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? 426 ग्राम प्रतिदिन है। जो प्रति व्यक्ति है उत्तर प्रदेश में वो कितनी है? 426 ग्राम है। सर्वप्रथम मतलब कि लगभग कितना? आधा लीटर के करीब कुछ ही ग्राम का में। सर्वप्रथम कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1907 में की गई थी। देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1937 में। कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ है ये, लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना 1937 में की गई है और लखनऊ में। अब यहाँ पर प्रदेश में दुग्धशाला विकास को गतिशील बनाने की दिशा में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं जो प्रमुख उत्पादन संबंधी आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के 2022-23 के। यहाँ पर अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। दुग्ध में तो कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगर ऊन उत्पादन में देखें तो कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है। जबकि राजस्थान का कौन सा है? 1st स्थान है। ऊन उत्पादन में भारत का, यहाँ पर हम देख रहे हैं भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है। पहले स्थान पर है राजस्थान। मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला ही स्थान है। उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में देख लेते हैं।
अब पूरे भारत का कितना प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में? भारत के कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 1.09 प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। जो 1.09% है वो उत्तर प्रदेश में पाई जा रही हैं। भारत की जो कुल अनुसूचित जनजातियां हैं, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो कितना है? 0.6% है जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या उसमें जनजाति प्रतिशत कितना 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6% है। राष्ट्रपति के संविधान अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश आदेश 1967 के तहत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सहित 5 जनजातियां, उत्तराखंड सहित है ये 5 जनजातियां कौन कौन सी? भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू। जो थारू जनजाति है ना, ये दिवाली को शोक पर्व के रूप में मानता है, मतलब शोक दिवस के रूप में मानता है ये जो थारू जनजाति है। अब यहाँ पर इसका दर्जा दिया गया था 5 जनजातियों को। उत्तराखंड के पृथक होने के बाद 2003 के संशोधन आदेश द्वारा 10 अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा भी प्रदान किया गया है। कब? जब उत्तराखंड अलग हो गया था, 2000 में हो गया था ये, और उसके बाद 2003 में संशोधन के आदेश से 10 अन्य अनुसूचित जनजातियों को भी, मतलब कि अन्य जनजातियां हैं जिनको अनुसूचित जनजाति में भी डाला गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे कि राज्य की प्रमुख जनजातियां कौन कौन से समूह हैं, यहाँ पर इसकी बात करें तो कौन कौन से? जैसे कि गोंड समूह, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, बैगा और खरवार समूह। अब इसमें यहाँ पर देख रहे हैं माहीगीर जनजातीय समुदाय। माहीगीर जनजातीय समुदाय उत्तर प्रदेश में ओबीसी सूची में ये शामिल हो गया है। जो माहीगीर जनजातीय समुदाय है ये ओबीसी में शामिल हो गया है, अदर बैकवर्ड क्लास में। प्रमुख क्षेत्र बिजनौर जिला में, और इसका प्रमुख धर्म है वो है इस्लाम, मतलब मुस्लिम। अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार है इसका वो है मछली पकड़ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं स्वतंत्रता पूर्व के अभिलेखों में मुस्लिम जनजाति के रूप में, परंतु वर्तमान में ये भारत के किसी भी राज्य में जनजाति के रूप में अनुसूचित नहीं है। अब इसको किस में शामिल कर दिया है? ओबीसी में शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं बुक्सा भोक्सा जनजाति, ये प्रमुख आराध्य है। जो प्रमुख आराध्य है इनका वो क्या है? चामुंडा देवी, जो आराधना करती है चामुंडा देवी जी की करती है। प्रमुख क्षेत्र बिजनौर जिला, और तखत बुक्सा जनजाति के पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है। और संबंध किससे? इनका पटवार राजपूत घराने से है। इनका संबंध किससे है? राजपूत घराने से, पटवार राजपूत घराने से। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। और थारू जनजाति के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर प्रमुख परियोजना थारू विकास परियोजना 3 अक्टूबर 1980 में। निवास कहाँ पर है इनका? तराई क्षेत्र गोरखपुर। थारू जनजाति प्रमुख वंश क्या है इनका? क्रात वंश से है ये। और शारीरिक संरचना कैसी होती है इनकी? शारीरिक संरचना छोटा कद होगा, पीला रंग होगा इनका, और चौड़ी मुखाकृति होगी, मतलब कि चौड़ा मुख होगा। और कलर कैसा होगा इनका? येलो होगा। और छोटा कद मतलब कि हाइट छोटी होगी। भवन निर्माण लकड़ी के लट्ठों तथा नरकुलों से की जाती है। प्रथा कैसी होगी इनकी? संयुक्त परिवार है। शोक पर्व किसको मानेंगे? ये दीपावली को मानेंगे। और विवाह कैसा होता है इनका? बदला विवाह होता है। प्रमुख त्योहार क्या है इनका? बजहर है। अब यहाँ पर सोनभद्र की प्रमुख जनजातियां देख लेते हैं कौन कौन सी है। चैरो, पहरिया, बेगा, पंखा, पनिका, अगरिया, पटारी और भुइयां। ये याद ही रहनी है क्योंकि ना यहाँ पर ये पूछा भी जाता है इसमें सोनभद्र की कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। जैसे जौनसारी जनजाति है, इसके बारे में देखते हैं। प्रमुख उत्सव कौन कौन से होते हैं? विक्सु होगा, विक्सु, पंचोई, दियाई। और प्रमुख नृत्य कौन कौन से होते हैं? नृत्यों के बारे में भी पूछा जाता है। ये जौनसारी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। रासो, घूमसू, धी, धूणचा, सराई, अंडे कांडे, झेला, घोड़ों तथा जंगबाजी। ये क्या है इनके? यहाँ पर नृत्य है। इनके द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं, नाचना किया जाता है, वो ये है यहाँ पर। अब खरवार जनजाति का देख लेते हैं। खरवार जनजाति का यहाँ पर प्रमुख नृत्य क्या होगा? करवा होगा। और मूल निवास क्या होगा इनका? पलामू झारखंड में होगा। पलामू कहाँ पर है? झारखंड में है। अनुसूचित जनजातियां का देख लेते हैं। 2003 में जो घोषित हुई थी यहाँ पर 10 की गई थी। अब यहाँ पर 2003 में जैसे कि गोंड समूह, गोंड धुरिया, नायक, ओझा, पथारी नहीं है, पथारी है, राजगोंड है। और जनपद कहाँ कौन कौन से में? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही में। एंड नेक्स्ट देखें इसमें खरवार समूह, ये कहाँ पर होगा? खरवार या खेरवार। और देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र। सहरिया ललितपुर में है।
परिया सोनभद्र में है, बैगा सोनभद्र में, पनखा पनिका जिसको पनखा पनिका बोल देते हैं सोनभद्र और मिर्जापुर, अगरिया कहाँ पर है सोनभद्र में, पटारी कहाँ पर है सोनभद्र में, और चैरो कहाँ पर है सोनभद्र व एवं वाराणसी में, भुइयां कहाँ पर है सोनभद्र में। तो ये 2003 में 10 शामिल किए गए थे जो जनजातियां हैं। अब यहाँ पर है 24 दिसंबर 2022 को अधिसूचित संशोधन आदेश के द्वारा गोंड समूह के जनपदों में संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली एवं भदोही शामिल किए गए हैं। कब? 24 दिसंबर 2022 को। कौन कौन से? संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली एवं भदोही शामिल किए गए हैं। यहाँ पर देखिए इसमें उप जनजातियां कौन कौन सी है। उप जनजातियां जैसे गंजू, अम्ब्रिया, सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोंगती, मोंझाइली। अब इसमें आगे देखें प्रमुख देवता कौन कौन से हैं, जैसे घमसान, प्रमुख देवता घमसान, बधूस, वंशंती, दूल्हादेव और गोरैया। ये यहाँ पर क्या है? प्रमुख इनके देवता हैं, 5 हैं यहाँ पर। और निवास कौन कौन से हैं, किसकी देख रहे हैं यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पर देख रहे हैं खरवार जनजाति का। इसमें हमने इसकी उपजातियां भी देख ली हैं, और प्रमुख देवता भी देख लिए। और इसमें निवास की बात करें तो निवास कहाँ पर है? देवरिया, सोनभद्र, बलिया, वाराणसी और गाजीपुर में। ये क्या है? इनके निवास है यहाँ पर। अब इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो कौन कौन क्या क्या है इसमें। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजातीय समूह का क्रम अवरोही क्रम में देख रहे हैं। अवरोही का मतलब होता है डिक्रीजिंग, घटता हुआ क्रम, जैसे कि गोंड, खरवार और थारू। जनगणना 2011 के अनुसार है। सर्वाधिक बड़ी जातियां, जो सर्वाधिक बड़ी जातियां है, सबसे बड़ी कौन सी है? गोंड है। ठीक है, सबसे बड़ी जाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश की देख रहे हैं यहाँ पर, तो कौन सी है? गोंड। दूसरे नंबर पे खरवार है, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। उसका सोर्स भी याद रखना है। अगर जब हम मेंस में डालेंगे ना, तो जैसे हमने कोई डाटा डाल दिया कि बेरोजगारी दर इतनी है या गरीबी संख्या इतनी है उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर लिखना है 37%, 37.4 के समथिंग गरीबी है उत्तर प्रदेश में। तो वहां पर लिखेंगे नीति आयोग के अनुसार डाटा। ठीक है, उससे ना मतलब मार्क्स जो होते हैं वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर 2011 के अनुसार ये थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहां पर? लखीमपुर खीरी में की गई थी। जो थारू जनजाति के लोग हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए कहां पर? लखीमपुर खीरी में महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये भी याद रखने वाली बात है। कहां पर? लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001-2 में लागू की गई थी। सैनिटरी मार्ट योजना की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका? सिर पर मैला ढोने इस पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना। जो लोग मैला ढोते थे ना और उनको बेरोजगार हो गए थे वो, तो उनको यहाँ पर रोजगार देने के लिए क्या की गई थी? सैनिटरी मार्ट योजना शुरू की गई थी। और ये उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति निगम द्वारा 2001-2 में लागू की गई थी।